नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका अर्थशास्त्र की इस वीडियो क्लास में। आज का हमारा टॉपिक है कॉस्ट। कॉस्ट मीन्स लागत। लागत शब्द का प्रयोग हम आम भाषा में बहुत ज़्यादा करते हैं। आपने कोई चीज़ खरीदी या कोई अपने घर ही बनाया, तब आप कहते हो कि मेरी लागत इस मकान की इतनी है। कोई नई चीज़ लेके आए तो कहते हैं इसके ऊपर कुल हमारे इतना पैसा खर्च हो गया, इतनी हमारी लागत आ गई। तो आज हम इसी के बारे में आगे पढ़ेंगे। आज जो हम पढ़ेंगे अर्थशास्त्र में कॉस्ट यानी कि प्रोडक्शन कॉस्ट के बारे में पढ़ेंगे। अब है कंसेप्ट ऑफ कॉस्ट, यानी इसमें है प्रोडक्शन कॉस्ट। प्रोडक्शन कॉस्ट क्या होती है इसके बारे में पढ़ना है। अर्थशास्त्र में प्रोडक्शन कॉस्ट किसे कहते हैं? प्रोडक्शन कॉस्ट का मतलब है किसी वस्तु को उत्पादन करने की लागत। जब हम कोई वस्तु उत्पादित करते हैं तो उसके ऊपर जो हमारा खर्चा बैठता है उसे क्या कहा जाता है? प्रोडक्शन कॉस्ट कहते हैं। इसके अंतर्गत क्या आ जाता है? देखो, जब भी हमने कोई चीज़ प्रोडक्ट किसी का उत्पादन करना है तो हमें उसको उत्पादन करने के लिए हमें ज़मीन चाहिए, उसके ऊपर कोई मशीनरी चाहिए और लेबर चाहिए और हमें रॉ मटेरियल चाहिए। तो ये सब क्या हो जाती है? प्रोडक्शन के फैक्टर्स कहलाते हैं। ठीक है ना। अब ये प्रोडक्शन के फैक्टर कैसे होते हैं? कुछ तो फिक्स होते हैं और कुछ वेरिएबल होते हैं जो बदलते रहते हैं। आपको पता लग ही जाएगा इससे आसानी से। इन फैक्टर्स को देखोगे, जैसे जमीन है, जमीन हम एक बार खरीदते हैं तो ये हमारी फिक्स्ड है। इसी प्रकार हमारे पास जो पूंजी है, कैपिटल है, उसके ऊपर इंटरेस्ट देते हैं, ये भी हमारी फिक्स्ड है। और उसके बाद जो रॉ मटेरियल है, अगर हम कोई उत्पादन करते हैं तो वो आएगा, नहीं करते तो हम नहीं करेंगे। अब आप घर पे सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं घर का। घर के अंदर आपके पास गैस चूल्हा है, ये आपके फिक्स खर्चे हैं। फ्रिज आपके पास है, ये आपका फिक्स है। अब आप इसके ऊपर इनसे जितना काम लोगे उतना खर्चा और बढ़ेगा, नहीं तो वो उसके ऊपर कोई खर्चा नहीं आएगा। अब गैस चूल्हे के ऊपर आपने कोई सब्जी नहीं बनाई तो सब्जी वाला खर्चा नहीं आएगा। तो इस प्रकार ये इसके फैक्टर हो जाते हैं। आगे हम बढ़ते हैं कि क्यों ये प्रोडक्शन कॉस्ट है, इसको जानना हमारे लिए क्यों जरूरी है। कहते हैं कि जो प्रोडक्शन कॉस्ट है, एक उत्पादक को अपनी कॉस्ट के बारे में पूरा ज्ञान होना चाहिए। अगर उसको अपनी कॉस्ट का पता है कि कॉस्ट क्या होती है, इसको कैसे हम कंट्रोल कर सकते हैं, कैसे हम इसे बढ़ा या घटा सकते हैं, कैसे कंट्रोल, तभी वो उत्पादन कार्य में लाभ प्राप्त कर सकता है, प्रॉफिट गेन कर सकता है। नहीं तो क्या होगा? उसको हानि होनी शुरू हो जाएगी, उसे वो चीज़ छोड़कर जानी पड़ती है। तो इस प्रकार एक उत्पादक को प्रोडक्शन कॉस्ट के बारे में बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कि वो कैसे अपनी कॉस्ट को कम करके अपने प्रॉफिट को बढ़ा सकता है। तो जो यहाँ प्रोडक्शन कॉस्ट आ जाता है, कि इसके अंदर हमने 3 अर्थों में ले लिया इसको। सबसे पहले आ जाती है मौद्रिक लागत, फिर वास्तविक लागत और एक है अवसर लागत। मौद्रिक लागत, जिसका नाम से ही हमें पता लग जाता है, जो लागत मुद्रा के रूप में की जाती है उसे मौद्रिक लागत कहते हैं। मौद्रिक लागत को आगे 3 भागों में डिवाइड किया जाता है। एक होता है स्पष्ट लागतें, अस्पष्ट लागतें और सामान्य प्रॉफिट। एक्सप्लिसिट कॉस्ट, इम्प्लिसिट कॉस्ट और नॉर्मल प्रॉफिट। जो स्पष्ट लागतें हैं, ये कौन सी लागतें होती हैं? ये लागतें वे लागतें हैं जिनका हम स्पष्ट रूप से भुगतान किसी दूसरे व्यक्ति को करते हैं। जैसे आपने कोई चीज़ खरीदी, ठीक है, आपने उस चीज़ का पैसा सामने वाले व्यक्ति को दिया। आपने मशीनरी खरीदी और आपने पैसा दिया और मशीन खरीद ली, तो ये क्या है? स्पष्ट लागतें, आपने मुद्रा के रूप में भुगतान किया। ठीक है, आप नौकरी करते हो, नौकरी करने वाला आपको पैसा देता है, या आपके यहाँ कोई नौकरी करता है तो आप उसका भुगतान करते हो। ये तो है स्पष्ट लागतें। अब अस्पष्ट लागतें कौन सी हो जाती है? इम्प्लिसिट कॉस्ट जिसे हम बोलते हैं। जो खर्चे तो हैं लेकिन उसका भुगतान हम स्पष्ट रूप से किसी को नहीं करते। ये खुद स्वयं के खर्चे। कैसे? जैसे एक उत्पादक के पास अगर मान लो जमीन अपनी है और उसके ऊपर वो काम उत्पादन कार्य कर रहा है। अब वो जो जमीन का है, जो उसके पास अपनी है, उसका तो उसे कोई रेंट नहीं पे करना। तो ये क्या है? ये वैसे तो खर्चा नहीं, उसने पे नहीं करना, किसी दूसरे व्यक्ति को पे नहीं करना, लेकिन अगर वो लेता तो उसको उसका भुगतान करना पड़ता। तो ये होती हैं अस्पष्ट लागतें, जो खुद उत्पादक की स्वयं की होती हैं, जिन्हें वो स्पष्ट रूप से किसी दूसरे व्यक्ति को भुगतान नहीं करता। अब मान लो सैलरी है, अगर वो उत्पादक सैलरी देता है तो अगर वो खुद वहाँ उसके अंदर काम कर रहा है, तो अगर वो काम कर रहा है तो उसकी भी तो सैलरी आनी चाहिए। लेकिन वहाँ यहाँ तो उसका खुद का काम है। अगर वो किसी और के अंदर रहता तो मान लो उसको कुछ ना कुछ इनकम जरूर मिलती। तो वो क्या है? अगर वहाँ जाके लेता तो उसको जो इनकम आनी थी वो उसका था, लेकिन यहाँ उसको खुद को अपनी पेमेंट कैसे करेगा? तो लेकिन लागत तो उसकी आएगी ना। तो इसको कहते हैं अस्पष्ट लागतें। जो अस्पष्ट लागतें होती हैं ये अनुमानित होती हैं, और स्पष्ट लागतें क्या होगी? जो वास्तव में हम पे करते हैं। इसके बाद आ जाता है नॉर्मल प्रॉफिट, सामान्य लाभ। सामान्य लाभ वह मात्रा होती है जो एक उत्पादक को उस कार्य में बने रहने के लिए अवश्य मिलनी चाहिए। अगर ये नॉर्मल प्रॉफिट आपको मिलेगा या एक उत्पादक को मिलता है तभी वो उत्पादन कार्य करेगा, अन्यथा वो प्रोडक्शन कार्य जो जिस कार्य में लगा हुआ है उसको वो छोड़कर चला जाएगा। ठीक है, अब आ जाता है इसके साथ, ये थी मौद्रिक लागत के 3 भाग हमने कर लिए। इसके बाद है वास्तविक लागत और अवसर लागत। वास्तविक लागत को रियल कॉस्ट और सोशल कॉस्ट कहते हैं। कुछ अर्थशास्त्रियों ने बताया है कि जब हम कोई उत्पादन कार्य करते हैं तो उसके कुछ साइड इफेक्ट्स होते हैं। जैसे आपने मशीनरी लगाई तो उससे क्या होगा? धुआं होगा, कोई पोल्यूशन होगा, तो उससे क्या है कि उस एरिया के लोगों को कुछ ना कुछ नुकसान हो सकता है। तो जो ये कॉस्ट होती है ये किस में आती है? रियल कॉस्ट में या सोशल
कॉस्ट के अंतर्गत आती है। लेकिन कुछ अर्थशास्त्री कहते हैं कि इसका मापना बहुत कठिन है, इस करके इसका मापना भी इस के मशीनरी के लगने से इतना नुकसान हुआ, इतने लोग बीमार हुए, ये कहना बहुत मुश्किल है। तो इस करके इसकी वास्तविकता इसका लिए ये कोई इंपॉर्टेंस हमारे लिए नहीं रखती। अब आ जाती है अवसर लागत, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ये क्या कॉस्ट होती है? कहते हैं कि जो साधन होता है जब वो किसी एक काम में लग जाता है, एक टाइम में एक काम कर सकता है, तो उसे दूसरे काम में जाने वाली चॉइस जो होती है, उसका ऑप्शन होती है, उससे उसे वंचित रहना पड़ता है। जैसे एग्जाम्पल से लेते हैं, एक व्यक्ति है, उसके पास दो ऑप्शन है, चाहे तो वो खेत में काम करे, चाहे वो करके किसी फैक्ट्री में काम करे। अगर वो फैक्ट्री में काम करता है तो उसे जो ज़मीन से मिल रही इनकम है उसको छोड़ना पड़ता है, और अगर वो खेत में काम करता है तो उसे जो फैक्ट्री से मिलने वाली इनकम है उसको छोड़ना पड़ता है। तो ये आ जाती है अवसर लागत। ठीक है, इसको बाद में आगे हस्तांतर आय के रूप में भी वो कहा जाता है, क्योंकि एक का खर्च और दूसरे की साधन होता है और वो उसकी आय बनती है। इसको हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। ये हो गया हमारा प्रोडक्शन कॉस्ट। अब आ जाता है लागत में समय तक, टाइम एलिमेंट इन कॉस्ट। अब समय के अनुसार जो लागत को हमने दो भागों में बांटा है, शॉर्ट रन और लॉन्ग रन। शॉर्ट रन यानी कि अल्पकाल और दीर्घकाल, दो चीज़ें होगी। अल्पकाल समय की वह अवधि होती है जिसके अंतर्गत हम अपनी आवश्यकता के अनुसार अपने पैमाने में परिवर्तन नहीं कर सकते, हम नई मशीनरी नहीं लगा सकते, क्योंकि हमारे पास समय थोड़ा है। ये समय अकॉर्डिंग टू सिचुएशन चेंज हो सकता है। हम ये नहीं कह सकते कि ये 10 दिन का या 6 महीने का ही टाइम शॉर्ट रन में, अकॉर्डिंग टू आप जो काम कर रहे हो उसके अकॉर्डिंग रहेगा। ठीक है, मिनिमम हम एक साल मान लेते हैं, पर हर एक चीज़ के लिए अलग अलग रहेगा। और तो अल्पकाल क्या होती है? जिसके अंदर हम अपनी आवश्यकता अनुसार नया परिवर्तन नहीं कर सकते, हम केवल क्या करते हैं, अपने वेरिएबल फैक्टर्स को चेंज करके अपने उत्पादन को बढ़ा सकते हैं या घटा सकते हैं। अगर मान लो आपने 2 दिन बाद कहीं जाना है या 2 दिन बाद आपने डिलीवरी देनी है, आपके पास 1000 गुड्स की डिलीवरी करनी है, तो आप क्या करोगे? अब 2 दिन के अंदर तो आप कोई नई मशीनरी नहीं लगा सकते ना, तो आप क्या करोगे? प्रोडक्शन कार्य बढ़ाने के लिए आप क्या करते हो? लेबर बढ़ाकर अपनी उस जो माल की डिलीवरी है उसको आप पूरा करते हो। तो ये होता है अल्पकाल, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, अपनी आवश्यकता अनुसार परिवर्तन नहीं कर सकते। तो यहाँ अल्पकाल के अंदर साधन दो भागों में बढ़ जाते हैं, फिक्स्ड और वेरिएबल में। फिक्स्ड जो फिक्स है, जिसके अंदर हम चेंज नहीं कर सकते, और वेरिएबल फैक्टर्स कौन से हो जाते हैं? जिसके अंदर हम परिवर्तन कर सकते हैं, जैसे रॉ मटेरियल है या लेबर है। दीर्घकाल होती है समय की लंबी अवधि, जिसके अंतर्गत हम अपनी आवश्यकता के अनुसार परिवर्तन कर सकते हैं, हम नई मशीन ले सकते हैं, नई जमीन खरीद सकते हैं और अपने उत्पादन कार्य को आसानी से बढ़ा सकते हैं। तो हमने देखा कि टोटल अल्पकाल में जो कॉस्ट है वो दो भागों में बन गई, टोटल फिक्स कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट। इन दोनों को ऐड करते हैं तो हमारे पास आ जाती है टोटल कॉस्ट। अब हम इसको क्या करते हैं, डायग्राम से समझते हैं। आपके पास ये स्ट्रक्चर है, ये सारणी दी हुई है और ये डायग्राम है। देखो इसके अंदर क्या है कि जब हमारे पास उत्पादन 0 है तो फिक्स कॉस्ट तो हमारी कितनी है, 50 है, वेरिएबल कॉस्ट 0 है, तो टोटल कॉस्ट कितनी होगी, 50 होगी। तो इसका मतलब क्या है कि अगर उत्पादन 0 है तो फिक्स कॉस्ट तो आएगी और वो फिक्स्ड ही रहेगी, चाहे उत्पादन बढ़े चाहे वो घटे। इस करके जो एवरेज फिक्स टोटल फिक्स कॉस्ट है वो हमेशा क्या है, समानांतर रहती है, वो एक्सिस के समानांतर रहती है। इसी प्रकार अब हमारे पास दूसरा आ जाते हैं वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है, ये जैसे जैसे उत्पादन बढ़ता है ये बढ़ती है। तो जो शुरू में जो भी वेरिएबल कॉस्ट होती है, जैसे जैसे उत्पादन बढ़ाते हैं ये घटती दर से बढ़ती है और फिर उसके बाद कम होकर बढ़ती दर से बढ़ना शुरू हो जाती है। ऐसा किस लिए होता है, ऐसा किस कारण से होता है, हमने पढ़ा था लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन या परिवर्तनशील अनुपातों के नियम के कारण ऐसा होता है। कि अब अगर आप यहाँ पे देखोगे, जब 0 है तो 0, जब हमने 10 इकाई की तो उत्पादन हमारे पास कितना हो गया, अब आपके पास उत्पादन आ गया 30 का। ठीक है, और इसी प्रकार जैसे जैसे हम कर रहे हैं 20 पे हो गया ये 50, यानी कि पहली इकाई पे 30 लागत आई, फिर 20 की फर्क आया और फिर 10 का, और उसके बाद ये क्या हो गया, फिर से बढ़ना शुरू हो गया। यानी कि जो आप इसका वक्र देखोगे तो जब 0 है तो 0 से शुरू करते हुए ये ऐसे ऊपर की ओर जाएगा। तो टोटल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल का ऐड दोनों का जोड़ होती है, इस करके ये हमेशा ऊपर रहेगी। बाकी का हम नेक्स्ट, इसके आगे हम एवरेज फिक्स कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट, इनके बीच का संबंध, ये सब हम अगली वीडियो के अंदर करेंगे, साथ में इसको न्यूमेरिकल समझेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।